Hello friend, this is Devendra Kumar and welcome to Economic Circle, your own study circle. Friends, पिछली क्लास में हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट बाज़ार के प्रकार चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम चारों प्रकार के बाज़ार के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, एकाधिकार बाज़ार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार और फोर्थ अल्पाधिकार बाज़ार। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। आगे उसमें जो हमने चार प्रकार के बाज़ार पढ़े हैं उन्हीं के बीच में हम क्या कर रहे हैं, आज अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि अंतर स्पष्ट कीजिए, और जो अंतर स्पष्ट करने हैं वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार और एकाधिकार बाज़ार के बीच में। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, जब भी अंतर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसी तरीके से हमको करना है। सबसे पहले अंतर का आधार लिखना है, फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार और फिर एकाधिकार बाज़ार। इन दो बाज़ार के बीच में क्या करना है, हमको अंतर करना है। तो सबसे पहले अंतर का आधार विक्रेताओं की संख्या, मतलब बाज़ार में बेचने वाली जो फर्म है उनकी संख्या कितनी है। तो हम पर पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, एकाधिकार बाज़ार में केवल एक विक्रेता होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में फर्मों की संख्या क्या होती है, बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारे फर्म होती हैं जो वस्तुओं को बना रही होती हैं, बेच रही होती हैं। लेकिन एकाधिकार बाज़ार में केवल एक ही विक्रेता होता है, बेचने वाला केवल एक, इसलिए इसको नाम दिया गया एकाधिकार बाज़ार। सेकंड है वस्तुएं, मतलब किस प्रकार की वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में बेची जाती हैं और किस प्रकार की वस्तुएं एकाधिकार बाज़ार में बेची जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में वस्तुएं समरूप होती हैं और एक दूसरे से पूर्ण स्थापन्न होती हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में जिन वस्तुओं को बेचा जाता है वो वस्तुएं एक दूसरे के समरूप होती हैं। समरूप से मतलब उनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। और एकाधिकार में जो वस्तु बेची जाती है उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता, मतलब उसके जैसी मार्केट में कोई दूसरी वस्तु नहीं बेची जाती। वो सिंगल ही ऐसी वस्तु होती है, वो जो फर्म होती है वो केवल जो उस वस्तु को बना रही है वो अकेली फर्म होती है। तीसरा हमारा बाज़ार में फर्मों का प्रवेश, मतलब फर्म बाज़ार में कब आ सकती है, कब जा सकती है। तो भैया बाज़ार के इस रूप में, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में कोई भी फर्म बाज़ार में आसानी से क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है, और आसानी से क्या कर सकती है, एग्जिट भी कर सकती है, जा भी सकती है फर्म को छोड़कर। और एकाधिकार बाज़ार में नई फर्म का प्रवेश क्या होता है, काफ़ी कठिन होता है। मार्केट में नई फर्म आसानी से नहीं आ सकती। फोर्थ है हमारा अंतर का आधार, फर्म कीमत स्वीकारक होती है निर्धारक। कीमत स्वीकारक निर्धारक से मतलब है कि जो भी फर्में होती हैं वो स्वयं कीमत तय करती हैं, या जो बाज़ार में पहले से प्रचलित कीमत होती है वही वो स्वीकार कर लेती हैं कि हम भी इसी पर बेचेंगे। तो देखो इस बाज़ार में फर्म कीमत स्वीकारक होती हैं, कीमत मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब फर्में क्या होती है यहाँ पर कि जो भी प्रचलित कीमत होती है, जो भी मांग और पूर्ति के अनुसार जो भी एक कीमत तय होती है उसी पर सभी फर्में अपनी वस्तु क्या होती हैं, बेच रही होती हैं। और जबकि एकाधिकार में फर्में कीमत निर्धारक होती है, मतलब यह फर्म स्वयं कीमत तय करती है कि वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ति का उस पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ति से करनी है, मालूम है इसके जैसी बाज़ार में कोई अन्य वस्तु नहीं है, तो कीमत कौन तय करेगा, यही तय करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार था और एक एकाधिकार प्रतियोगिता, इनके बीच में अंतर पूछता है। तो अंतर का आधार पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार। अंतर का आधार वही फर्मों की संख्या। तो अभी हमने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, कोई भी फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। और एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है
तथा प्रत्येक फर्म का पूर्ण बाजार पूर्ति पर क्या होता है, आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा। दूसरा, बाजार में फर्मों का प्रवेश। बाजार में क्या, फर्मों का प्रवेश। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म बाजार में क्या कर सकती है, आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से वो छोड़ के जा सकती है। जबकि एकाधिकार बाजार में फर्मों को बाजार में प्रवेश करने में अनेक बाधाएं आती हैं। अनेक बाधाएं जैसे कच्चा माल, पेटेंट, तकनीक, ज्ञान आदि। यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्में होती हैं वो एक बड़े लेवल पर उत्पादन करती हैं, अपनी वस्तु को बेच रही होती हैं। तो जो नई फर्म है तो वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि हम इतना सारा कच्चा माल कहाँ से लाएंगे। फिर जो तकनीक वो जो यूज़ कर रही हैं कंपनियां, वो तकनीक का ज्ञान नहीं होता। फिर क्या होता है कि कंपनियां जो होती हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराया होता है। पेटेंट से मतलब है कि कॉपीराइट होते हैं उनके पास कि उनकी जैसी वस्तु को कोई दूसरी फर्म, दूसरी कंपनी वो ना बना पाए। इसलिए यहाँ पर आसानी से क्या करनी, एंटर नहीं कर पाती हैं फर्में। तीसरा है कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब कीमत का अंतर। एक फर्म जो वस्तु को बेच रही है और दूसरी फर्म बेच रही है, क्या उनके बीच कीमत को लेकर अंतर होता है वस्तु का? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई कीमत विभेद नहीं होता। यहाँ पर एक शॉप पर जो वस्तु जितने रुपए में बिक रही होगी, दूसरी फर्म भी उसको उतने ही रुपए में क्या कर रही होगी, बेच रही होगी। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तु होती है वो एक दूसरी वस्तु से क्या होती है, अलग होती है। कैसे? वो रंग में अलग होती है, रंग, रूप, गुण, किस्म, ब्रांड में अलग होती है, इसलिए उनकी कीमत भी क्या होती है, अलग अलग होती है। फोर्थ, विक्रय लागत। विक्रय लागत में बेचने पर क्या अतिरिक्त लागत आती है? हाँ। तो अगर हम कहें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में अतिरिक्त विक्रय लागतें आती हैं, जैसे विज्ञापन। क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो होती है वो एक कंपनी की वस्तु दूसरी कंपनी से क्या होती है, यूज़ करने में सेम होती है, लेकिन रंग, रूप, गुण, किस्म में अलग होती है। इसलिए एक फर्म अपनी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखाकर क्या करते हैं, कीमत वसूल कर लेती है अतिरिक्त। जैसे बाज़ार में कई प्रकार के क्या होते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, बताया था मैंने, टूथपेस्ट आते हैं, जैसे कोलगेट कंपनी है, और वैसे ही हमारी एक कंपनी है जैसे माना पतंजलि है। तो आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का काम तो वही है भाई, दांतों को क्या करने, साफ़ करने का। लेकिन आपने देखा होगा कि कोलगेट की जो प्राइस है और जो पतंजलि का प्राइस है वो डिफरेंट है। तो क्यों है ऐसा डिफरेंस? क्योंकि ये अब इसका प्रोडक्ट और पतंजलि का प्रोडक्ट ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। अलग दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको बड़े लेवल पर क्या करना पड़ता है, इनको एडवर्टीज़ करना पड़ता है। और एडवर्टीज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त पैसा खर्चे करते हैं ये कंपनियां, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम विक्रय लागत। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर है हमारा एकाधिकार व एकाधिकार प्रतियोगिता में। इस बार एकाधिकार बाजार है और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार है। अंतर का आधार सबसे पहले विक्रेताओं की संख्या। तो एकाधिकार बाजार में केवल क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की बात करें हम, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं। समझ में आया? दूसरा है वस्तुएं। तो भैया एकाधिकार बाजार में वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता, मतलब ये अकेली वस्तु होती है जो बाजार में बिक रही होती है। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का प्रतिस्थापन होता है। देखो, वस्तु रंग, रूप, गुण, किस्म में तो अलग होती है, लेकिन प्रतिस्थापन तो होती है ना।
भाई अगर हमको कोलगेट नहीं मिल रहा तो हम पेप्सोडेंट खरीद लेंगे ना, हाँ, या फिर पतंजलि का पेस्ट खरीद लेंगे। बाजार में फर्मों का प्रवेश, तो बाजार के इस रूप में फर्मों का प्रवेश अत्यंत कठिन होता है और बाजार के इस रूप में बहुत आसान होता है। बहुत आसान का मतलब एज पर कंपैरिजन विथ एकाधिकार बाजार। अगर हम एकाधिकार बाजार की तुलना करें एकाधिकार प्रतियोगिता से, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में फर्में आसानी से आ जा सकती हैं, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों का क्या होता है, प्रवेश आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती फर्म। तीसरा है कीमत पर नियंत्रण। कीमत पर नियंत्रण मतलब कीमत कौन तय करेगा, तो एकाधिकार फर्म जो होती है उसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि उसके जैसी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती, तो कीमत कौन तय करता है, ये स्वयं तय करता है। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर नियंत्रण तो होता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में होता है। वो बहुत ज़्यादा कीमत तय नहीं कर सकती, क्योंकि वो वस्तु जो बना रहे हैं वो है प्रतिस्थापन है, उसके जैसी वस्तु बाजार में दूसरी उपलब्ध है, भले ही वो अपने वस्तु को अलग दिखाए, लेकिन वस्तु तो उपलब्ध है ना उसके जैसी। एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर में लास्ट हमारा, और क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है एग्जामिनर, वो पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक है या कीमत निर्धारक। मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है वहाँ पर फर्म जो है वो स्वयं कीमत तय करती है, या पहले से बाजार में जो प्रचलित कीमत है उस पर ही अपनी वस्तु बेचती है। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, जहाँ पे क्या है, ऐसा बाजार जहाँ पे अनेक फर्में होती हैं और समरूप वस्तु को बेचा जाता है। मतलब एक फर्म जो वस्तु बना रही है वही दूसरी वस्तु बेच रही है, वही दूसरी फर्म वस्तु को बेच रही है, तीसरी भी उसी वस्तु को बेच रही है। इसका मतलब क्या है कि एक फर्म अगर चाहे तो वो कीमत तय नहीं कर सकती। इसका मतलब जो सभी फर्में मिलकर बाजार और पूर्ति के द्वारा जो भी कीमत एक स्टैंडर्ड प्राइस तय होगा उसी पर वस्तु को बेचा जाएगा। समझे? तो उत्तर वही होगा कि भैया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, न कि निर्धारक। बाजार में समरूप इकाइयों का उत्पादन करने वाली अनेक फर्में होती हैं। कोई भी फर्म बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी फर्म बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। समझ में आया? अब इसके क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखते हैं। आगे लिखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति के संतुलन बिंदु पर होता है। कितनी मांग है, कितनी पूर्ति हो पा रही है, उसके आधार पर एक कीमत तय की जाती है कि हम वस्तु को इस कीमत पर बेचेंगे। कोई भी फर्म अपनी इच्छा के अनुसार कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके निम्न कारण हैं। सबसे पहला है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है? फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कोई भी फर्म पूर्ति को नियंत्रित या प्रभावित नहीं कर सकती, अतः कीमत में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा है समरूप वस्तुएं। भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, मतलब समान होती हैं, उनके अनेक विक्रेता होते हैं, इसलिए कोई एक फर्म अधिक कीमत निर्धारित करती है तो उसे कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा, इसलिए कीमत परिवर्तन संभव नहीं है। और तीसरा है कि कम कीमत अनावश्यक हानि। कम कीमत अनावश्यक हानि का मतलब है यदि कोई फर्म ये चाहे कि मैं कम कीमत पर अपनी वस्तु को बेच लूँ तो मैं ज़्यादा मांग कर पाऊँगा अपनी वस्तु की, तो ऐसा अगर वो करती है तो उसे अनावश्यक हानि होगी, क्योंकि वो अपनी वस्तु जल्दी से बेच देगा और बाकी लोग नहीं बेचेंगे, तो इसको अनावश्यक हानि हो जाएगी। यदि फर्म कम कीमत पर वस्तुएं बेचती है तो यह अविवेकशील है, जिसके कारण फर्म को अनावश्यक हानि होगी। अतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, उसे कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन था हमारा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक है या निर्धारक। ठीक है, समझ आ गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, न कि निर्धारक।
तो ये हमारा जो बाजार के प्रकार, बाजार के रूप, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट्स बुक लेनी है और आपको प्रॉपर ये जो नोट्स लिखे हुए हैं ये अपनी नोट्स बुक में लिखना है। आप अपने स्वयं के अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लिखते लिखते चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और इस चैप्टर में बस इतना ही है। हमारा जो चैनल है इकोनॉमिक सर्कल, इकोनॉमिक्स ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करनी है और फिर शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो मिले। कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं आपको, फ्री कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद स्टैटिक्स भी करेंगे हम, कंप्लीट एकदम फ्री करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।